नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। मेडिकल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी इससे पहले 90 टेस्ट हुआ करते थे। क्या क्या खेल हो जाता था उन सब पे रोक, और अब एक टेस्ट देना होगा, और इसलिए छात्र बेहद खुश हैं। बहरहाल इस पर बात जरूर होगी, लेकिन इन सबसे इतर अच्छी खबर यह है कि जो इलाका आतंक के गढ़ के तौर पर घाटी में जाना जाता है, वहां से एक आस और एक उम्मीद। तजामुल इस्लाम किक बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा लेने के अंतर्राष्ट्रीय दौरे में वो निकलेगी और भारत की नुमाइंदगी करेगी। और जरा देखिए उसका क्या कहना है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं क्या थी क्या बन गई। मैं एक छोटी बच्ची हूँ, जो कि सब कह रहे थे मैं जब सब जूनियर में नहीं कर पाया, मैं जरूर बड़े से बड़ा बनकर दिखाऊंगी। और अब इटली जा रही हूँ। मामा पापा सबकी दुआएं साथ है, फैजल सर की, आप सबकी दुआएं कि मैं इटली में भी जीत के आऊँ। आस और उम्मीद इसे ही कहते हैं। चाहे घाटी में आतंक की जो भी लहर हो, लेकिन बांदीपुरा की ये लड़की है। बहरहाल, लेकिन इन सबसे इतर आस और उम्मीद क्या हम तोड़ देते हैं? हम नहीं तोड़ते हैं, मौजूदा वक्त में सिस्टम तोड़ देता है। इसलिए सिस्टम को लेकर हद कर दी, या सरकारों को लेकर बात हद कर दी, या जो स्थितियां इस देश के भीतर बन रही है वह लगभग इसी दिशा में ले जाती है। ये तो हद हो गई। कैसे, क्यों, किस रूप में? आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के एक फर्स्ट नौकरशाह को क्लीन चिट मिलने से लेकर। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतने पैसे अगर ये भ्रष्टाचार का पापाचार बंद हो जाए, उन्हीं पैसों से देश को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से यही नारा दिया, लेकिन 20 करोड़ की घूस लेने के मामले में जब सीनियर आईएएस अशोक सिंघवी के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, तो केंद्र सरकार ने ही हाथ खींच लिए। केंद्र ने क्या किया, ये जानने से पहले जरा समझ लीजिए कि अशोक सिंघवी है कौन और आरोप क्या है। 2000 करोड़ के राजस्थान के सबसे बड़े खनन घोटाले में मुख्य आरोपी हैं अशोक सिंघवी। राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव रहे सिंघवी को करोड़ों की घूस लेने के मामले में 13 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। अशोक सिंघवी को खनन वसूली रैकेट का मास्टरमाइंड तक कहा गया, लेकिन सिंघवी को अब जमानत मिल गई, क्योंकि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार नहीं चाहती कि उन पर मुकदमा चले। सीमा से बाहर है, क्योंकि केंद्र सरकार से अब उनकी स्वीकृति मिलती है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। बहुत बड़ी एक कमी मैं समझती हूँ नरेंद्र मोदी के शासन की है, जिसमें कि दावे तो किए जाते थे कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा, लेकिन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले, अंजाम देने वाले लोगों को कैसे बचाया जाता है, उसका ज्वलंत उदाहरण राजस्थान का ये माइनिंग कांड का सिंघवी प्रकरण है। तो महत्वपूर्ण यह भी कि किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस चलाने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत जरूरी है, वरना 90 दिनों बाद आरोपी बाहर आ जाता है। जैसे सिंघवी बाहर आ गए, क्योंकि वो आईएएस है। बावजूद इसके कि जब सिंघवी की संपत्ति का खुलासा हुआ, तो पता यह भी चला कि 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सिंघवी के पास है और 3 करोड़ से ज्यादा के गहने हैं। और चूंकि कोई आईएएस इतना कमा नहीं सकता, तो फिर आय से ज्यादा संपत्ति का मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी हफ्ते भर पहले नौकरशाही से प्रधानमंत्री मोदी के मीठे बोल सिर्फ। तो क्या बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई न कर बाबुओं को ही अच्छा संदेश देने की कोशिश में केंद्र सरकार है? क्योंकि सिर्फ राजस्थान का सच यही कि वहां आधा दर्जन आईएएस अधिकारी जमानत पर रिहा होकर राज्य सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर बहुत मुमकिन है कि जल्द ही अशोक सिंघवी भी किसी बड़े पद पर दिखाई दे जाए। कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि केंद्र ने सिंघवी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है, लिहाजा हम जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, यह भी कह डाला कि एप्पल फोन का लॉक नहीं खुल रहा है, इसलिए अपराध साबित नहीं हो पा रहा है। जनता के लिए ये किसी रहस्य से कम नहीं, लेकिन मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के संकल्प पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी बड़े धमाके के साथ गिरफ्तारी हुई थी, जब रिहाई हुई है तो भी बड़ा धमाका है। हद है ना ये स्थिति। लेकिन इन सब के बीच सवाल नौकरशाह या बाबुओं भर का नहीं है। सवाल तो यह है कि सरकार एक नीति बनाती है, उस नीति के आश्रय नौकरशाह उसको अमल में लाने के लिए काम करता है। अब इस दृष्टि से अगर किसान और मजदूरों पर आप उंगली रख दें और जरा कल्पना कीजिए क्या क्या होता है इस देश के भीतर, फिर आप कहेंगे हद कर दी।
कहीं हाथों में 80, 90 और 100 रुपए के मुआवजे के चेक, तो कहीं किसान की खुदकुशी के बाद मातम का माहौल। एक छत्तीसगढ़, दूसरा पंजाब, और छत्तीसगढ़ की एक वक्त पहचान धान के कटोरे के तौर पर, तो पंजाब की पहचान देश में हरित क्रांति के अगुवा राज्य के तौर पर। लेकिन दोनों का सच यही जो स्क्रीन पर है, और मौजूदा हर राज्य में किसानों का सच यही कि अमूमन खुदकुशी किसान हर दिन कर रहा है। 2 दिन पहले बरनाला में किसान बलजीत सिंह ने अपनी बूढ़ी मां के साथ, तो कल जगरांव में किसान बलजिंदर सिंह ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी भी अकेले में नहीं की, बल्कि साहूकार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में खुदकुशी कर ली। तो हालात कितने असंवेदनशील हैं अंदाजा इससे भी लग जाता है, क्योंकि बलजीत सिंह ने साहूकार से 2 एकड़ जमीन के बदले 3 लाख रुपए का कर्ज लिया, जो चुका नहीं पाया। कोर्ट में मामला था और साहूकार इतना संवेदनशील नहीं कि वह और वक्त दे। साहूकार ने पुलिस को बुलाया। पुलिस रकम की बरामदगी के लिए बलजीत के घर जा पहुंची। बलजीत गिड़गिड़ाते रहा, मोहलत मांगते रहा, लेकिन साहूकार ने इनकार कर दिया। तो बलजीत ने जहरीली दवा पी ली। बेटे की खुदकुशी से आहत मां ने भी सभी के सामने उसी जहरीली दवा को पी लिया जिसे बेटे ने पिया था। बड़े बार ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। तो हालात बिगड़ कितने रहे इससे भी अंदाजा निकल सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाब के किसानों के कर्ज का एक सर्वे किया, और तो पता चला कि पंजाब के 72% किसान कर्ज में डूबे हैं। उन पर करीब 59,000 करोड़ का कर्ज है। तो एक तरफ पंजाब का दर्द और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की त्रासदी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बटवाही, धौलपुर, असकल्ला, जामुनी, किशनपुर, करौली, चंद्रेशपुर, सापड़ा, दुंदू और पटोरा सहित कई गांवों में किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर मजाक हुआ। साल भर पहले ओला गिरने और फिर बेमौसम बारिश से सैकड़ों किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। तमाम सरकारी रस्म अदायगी हुई, लेकिन उसके बाद जो मुआवजा हाथ में आया वो यही था, जो मजाक से कम नहीं। 81 रुपए का चेक देना क्या किसान के साथ में हंसी मजाक नहीं है? ओलावृष्टि से हमें काफी नुकसान पहुंचा है, 5 लाख का पहुंचा है, और सरकार ने हमें 80-85 रुपए के चेक वितरित किए हैं, जो काफी निंदनीय प्रयास है सरकार का। हम सरकार को ये चेक वापस करेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान जल, जंगल, जमीन और खेत खलियानों की समस्याओं को लेकर पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में मुआवजे की रकम की अदायगी के नाम पर उनके साथ किया जा रहा मजाक न केवल उन पर भारी पड़ रहा है, बल्कि इससे लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं कि किसान और मजदूरों के दर्द से सरकार का वास्ता नहीं, मुश्किल तो यह है कि सरकार अब चुनाव देखकर मदद करती है। जहां चुनाव होगा वहां मनरेगा होगा। जी, यही त्रासदी है, क्योंकि किसान मजदूर से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, मनरेगा का नायाब सच उन राज्यों में निकल कर आया जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मनरेगा के तहत गरीब किसानों को 2 जून की रोटी की व्यवस्था 100 से 150 दिन रोजगार देने की बात होती है, लेकिन पंजाब में सबसे कम मनरेगा का काम हुआ, क्योंकि वहां चुनाव इस बरस नहीं अगले बरस है, और इस बरस तो तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव हो रहे हैं। तो झटके में मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ गया। स्थिति यहां पर भी रुक जाए तो भी ठीक। मसलन अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामला है, हंगामा है, संसद ठप चल रही है, लेकिन किसी के खिलाफ अभी तक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? सजा की स्थिति में देश क्यों नहीं आ सकता है, खासतौर से अगर राजनीतिक तौर पर कोई कटघरे में हो? कई मुद्दे आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन एक कदम उससे आगे बढ़िए। मामला अगस्ता वेस्टलैंड का आया है, तो दिल्ली और रायपुर दोनों के बीच तार कैसे जुड़ेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। वो भी जुड़ गए। अगस्ता हेलीकॉप्टर में सवार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह आसमान में, लेकिन ऐसे वक्त उनकी सवारी पर सवालिया निशान लग रहा है। तो बीजेपी के तेवर खड़े हैं, लेकिन ठीक इसी वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कटघरा बनाकर उसमें बीजेपी के सीएम रमन सिंह को खड़ा कर दिया है। तो अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर दिल्ली में चाहे सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कोई विरोध प्रदर्शन अभी तक न किया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रमन सिंह के विरोध में प्रदर्शन जरूर कर दिया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2007 में इस हेलीकॉप्टर खरीदा था और झारखंड की तुलना में इन्होंने 7 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान किया है। तो इस बात का जवाब डॉक्टर रमन सिंह को देना चाहिए कि अगस्ता हेलीकॉप्टर में 7 करोड़ रुपया का जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो किसके खाते में गया है। तो मामला 2007 का है और कैग की रिपोर्ट में अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीदी में उसके बाजार भाव से 7 करोड़ रुपए के ज्यादा के भुगतान का जिक्र है। दरअसल 2007 में सीएजी ने इस हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर आपत्ति की थी। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकार ने 7 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया है। उस वक्त कांग्रेस ने थोड़ा बहुत हल्ला मचाया, लेकिन फिर मामला वही छोड़ दिया। लेकिन अब दिल्ली में जब अगस्ता मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, सोनिया गांधी कटघरे में है, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने गड़े मुद्दे को उखाड़कर इस तर्ज पर अगस्ता को लेकर रमन सिंह पर निशाना साध दिया जैसे वही दोषी है। यानी अगस्ता के अखाड़े में सब कूद पड़े। छत्तीसगढ़ में मामला दिलचस्प इसलिए क्योंकि जहां दिल्ली में कांग्रेस इसी मुद्दे पर घिरी, वहीं रायपुर में कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर दिया। अगस्ता हेलीकॉप्टर को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। हालांकि मुख्यमंत्री रमन सिंह इस हेलीकॉप्टर पर सवार होकर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन यहां उस शख्स की पड़ताल शुरू हो गई है कि आखिर किसने अगस्ता हेलीकॉप्टर की डील को अंजाम तक पहुंचाया। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब 9 साल पुराने इस सौदे के तमाम दस्तावेजों को खोज रही है ताकि कांग्रेस को माकूल जवाब दिया जा सके। लेकिन असल सवाल तो दिल्ली का है, क्योंकि यहाँ उंगली सीधे सोनिया गांधी पर उठ रही है और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिए हैं कि वह इस मामले पर सुनवाई करेगा। यानी इन सब के बीच बीजेपी ने इस काम के लिए बाकायदा सुब्रमण्यम स्वामी को भी मैदान में उतार दिया है। तो जाहिर है संघर्ष और बढ़ेगा। सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो। स्वामी ही है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्वामी को राज्यसभा भेजने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सहमति क्यों दी, कैसे दी? क्योंकि स्वामी उम्र के लिहाज से 75 पार है और 75 बरस को मोदी पहले ही राजनीतिक लक्ष्मण रहे। तो 75 पार स्वामी राज्यसभा में, और उन सब के बाद स्वामी और जेटली के संबंध में 36 का आंकड़ा हर कोई जानता है। यानी आर्थिक नीतियों से लेकर बजट और कालाधन वापस लाने की जेटली की हर पहल को स्वामी ने कई बार कैसे खारिज किया, इसे भी हर कोई सुन चुका है। मेरी राय में 60 दिन में हो सकता है। उसके लिए 6 कदम है जो मैंने चिट्ठी लिखकर उनको बता दी। अब उसको जेटली तैयार नहीं है उसको क्रियान्वित करने की, तो मैं क्या करूं? तो क्या एक तरफ गांधी परिवार और दूसरी तरफ जेटली को साधने के लिए स्वामी को राज्यसभा लाया गया, या फिर संघ परिवार को इस दौर में लगने लगा कि उसका एजेंडा मोदी सरकार में हाशिए पर लगातार जा रहा है? और जिस तरह लगातार ये बात उठ रही है कि सरकार और पार्टी सिर्फ 3 चेहरों के इर्द गिर्द जाकर सिमट गई है, यानी मोदी, जेटली और अमित शाह, ऐसे में अब इस तिकड़ी में सेंध लगाने के लिए संघ परिवार ने सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन याद कीजिए, संघ परिवार के भीतर में भी एक वक्त युवाओं का ही जिक्र होता था, लेकिन अब संघ परिवार को सुब्रमण्यम स्वामी की जरूरत है तो उसने पहले क्या कहा, यह दूर की गोटी हो गई। नई पीढ़ी हर प्रकार के सामाजिक जीवन में नया जनरेशन आता रहेगा, वो जब आएगा तो फिर वो भविष्य में ऊर्जा के साथ काम कर सकता है। तो ऐसे में आखिरी सवाल यही कि स्वामी मोदी के तुरुप के पत्ता साबित होंगे या संघ परिवार के, या फिर आने वाले वक्त में स्वामी राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में भी वजीर तक की स्थिति में नजर आ सकते हैं। इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। लेकिन हद कर दी इस मामले को लेकर भी कि पहले 1 वीजा रद्द, आज 2 वीजा रद्द। कौन है ये 2 लोग, यह भी देख लीजिए। उइगर नेता डोल्गेन इज्जा का वीजा रद्द किए जाने पर भारत की किरकिरी हो रही थी कि भारत ने लोकतंत्र समर्थक 2 और कार्यकर्ताओं लियू जिंगवा और रे वोंग का वीजा भी खारिज कर दिया। दरअसल डोल्गेन समेत सभी लोगों को 30 अप्रैल से लोकतंत्र के मुद्दे पर धर्मशाला में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन चीन ने दबाव बनाया तो भारत ने कार्रवाई की। और इस मुद्दे पर जिंगवा ने तो ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया की तरफ से उसे फैसले की जानकारी मिली, जबकि ईमेल के जरिए ई वीजा की मंजूरी का संदेश मिला था। यानी सरकार कार्यकर्ताओं को सीधे बताने में भी हिचक रही है कि उनका वीजा रद्द किया जा चुका है। तो सवाल यही
क्या सरकार चीन के भारी दबाव में होने के साथ साथ डर भी रही है, या भारत को लगता है कि चीन के मन की करने से संबंधों में खासा सुधार हो जाएगा? Mr. Issa applied for a tourist visa under the electronic travel authorization system. He was accordingly granted a visa. तो बहुत तेरे सवाल हर जहन में उठ सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने तो यहां तक लिखा कि जब आपने वीजा दिया था तब लगा आप चीन से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन जब वीजा रद्द कर दिया तो लगा घुटने टेक दिए। बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी 1 तारीख को जाएंगे बनारस। क्या करने जाएंगे? दरअसल वो इको बोट वहां पर शुरुआत करेंगे, 80 घाट। जरा देखिए वहां पर बैटरी सिस्टम जो बोट चलाई जाएगी, बोट हिच भी नहीं पाएगा। वो पहले गंगा दो, उसके बाद हमको ये बोट देना। काशी में इलेक्ट्रिक बोट चला रहे हैं, तो ये काशी में इलेक्ट्रिक बोट का कोई मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी चीज ये मतलब दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की